स्वागत आप सभी का पेडागोजी के इस सेक्शन में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस टॉपिक के ऊपर खूब सारे सवाल जो है भर भर करके पूछे जाते हैं। टॉपिक का टाइटल जो है आपके सिलेबस में वो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज़। ठीक है, दिखने में बहुत ही सरल सा सीधा सा लगता है। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे उस पर एक बार नज़र डालेंगे। हम इसकी डेफिनेशन जो है उसको लेंगे, पहले तो इसका मीनिंग क्लियर करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। फिर जो कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनकी भी बात करेंगे। एक और जगह से सवाल खूब आते हैं और वो है कम्युनिकेशंस के मॉडल्स, उनकी भी हम बात करेंगे। और कम्युनिकेशन के जो रूप हैं, फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों ने यदि फर्स्ट ग्रेड का अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो तुरंत से स्काई एजुकेयर ऐप जो है उसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उम्दा किस्म का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिर्फ ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए हमने कोर्स तैयार किया है फर्स्ट ग्रेड का। आप जाके देखिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। कम्युनिकेशन इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक का महत्व क्या है आपके नज़रिए से, यानी सिलेबस में ये आपके लिए क्यों रखा गया है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसके बारे में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो है उसी प्रोसेस का एक भाग है, एक पार्ट है। कैसे है वो ज़रा देखिएगा। I.K. डेविस नाम के जो राइटर हैं 1971 में उनकी किताब आती है। किताब का टाइटल है मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, ठीक है, उसके सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप्स बताए। 4 स्टेप्स उन्होंने बताए। वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ये दोनों ही जो है प्री एक्टिव स्टेज के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है लीडिंग, ये इसमें टीचर जो है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, ज्ञान को प्रदान करता है, ठीक है। तो ये है इंटरैक्टिव स्टेज। और जब ज्ञान दे दिया जाता है उसके बाद में उसका होता है मूल्यांकन, तो उसको नाम दिया गया कंट्रोलिंग या इवैल्यूएशन, जो कि पोस्ट एक्टिव स्टेज में आता है, ठीक है। तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है मोटे तौर पे, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि शिक्षण से पहले योजना तैयार करी जाती है, साधन जुटाए जाते हैं। योजना तैयार करना यानी प्लानिंग हो गया, साधन जुटाना यानी ऑर्गेनाइजिंग हो गया। फिर उसके बाद में उस ज्ञान को डिलीवर किया जाता है, उसको लीडिंग कहा गया है, जो कि इंटरैक्टिव स्टेज का पार्ट है। फिर ज्ञान प्रदान कर दिया, अब कहाँ तक उन लक्ष्यों को, ज्ञान के लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, उसको जांचने के लिए कंट्रोलिंग या इवैल्यूएशन वाला पार्ट होता है, जो कि पोस्ट एक्टिव स्टेज में आता है, ठीक है। अब देखिए पहला बिंदु क्या है, प्लानिंग, जो कि प्री एक्टिव स्टेज में आता है। क्या होता है इसमें? प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला काम क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण करना। डिजाइनिंग द करिकुलम, पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना, पाठ्यक्रम को डिजाइन करना। प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स, जो पढ़ाना है उसके लेसन प्लान्स तैयार करना, ठीक है। इट इंक्लूड्स सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड्स, कौन से टीचिंग मेथड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा ये तय करना। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, जो टीचिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं कौन कौन से काम में लिए जाएंगे ये तय करना, इसकी योजना बनाना। एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज, और असेस करने के लिए, आकलन करने के लिए, ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को हम काम में लेंगे, ये सारी बातें जो है प्लानिंग
ठीक है, इसके तहत आती है। क्लियर? फिर दूसरा बिंदु आता है ऑर्गेनाइजिंग, जो कि प्री एक्टिव स्टेज का ही पार्ट है। आपने प्लान कर लिया कि ऐसे से काम करेंगे, ठीक है, ये तो पढ़ाएंगे, ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है, इस उद्देश्य की हासिल के लिए हम ये करिकुलम रखेंगे, इसके लिए ये हम लेसन प्लान तैयार करेंगे, ये मेथड्स यूज करेंगे, ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज करेंगे, इत्यादि इत्यादि, योजना बना ली। अब इन सबको जुटाना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इस प्रोसेस में आता है। तो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स अरेंजिंग रिसोर्सेज, ठीक है, इसमें रिसोर्सेज को क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। सच है जैसे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी TLM, ठीक है, क्लासरूम सेटअप, कक्षा कक्ष एंड टाइम मैनेजमेंट, कितने समय में पढ़ाना, ये सारी चीजें आप क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लियर? फिर आप कक्षा में उतरते हैं। नंबर 3, यहां नंबर 3 पे जाने से पहले एक बार 2 पर वापस आएंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्ट्रक्चरिंग लेसन्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, लेसन को लॉजिकल सीक्वेंस में संगठित करना, स्ट्रक्चर करना, टू फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिससे बेहतर तरीके से स्टूडेंट उसको समझ पाए। ये सारी चीजें आपने ऑर्गेनाइजिंग तहत कर ली। अब ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये भी आपका इसी ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, ठीक है, यहां लिख देता हूं उस चीज को। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने ऑर्गेनाइजिंग का जो टाइटल है उसको रेड मार्क करके रखा आपके लिए। तो अब आपको पता चल गया कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसके 4 सोपान होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग है, और ये कम्युनिकेशन जो है ये कहाँ आता है? ये ऑर्गेनाइजिंग के तहत आता है। अब ऑर्गेनाइजिंग के बाद में तीसरा स्टेप क्या रहता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? वो होता है लीडिंग, ठीक है, ये इंटरैक्टिव स्टेज है जहां पर टीचर क्या करता है? पूर्व में तय किए गए लक्ष्यों, उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव्स, उनको हासिल करने के लिए, ठीक है, बच्चों के साथ इंटरैक्टिव होता है। तो लीडरशिप इन टीचिंग इन्वॉल्व्स गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को एंगेज करना, उस बात के लिए उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। अ टीचर्स रोल, और यहां पर टीचर का रोल क्या होता है? टू इंस्पायर स्टूडेंट्स, कि बच्चों को प्रेरित करे, एंड क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और एक सकारात्मक अधिगम का माहौल जो है तैयार करे। ये टीचर का इसमें रोल बताया गया है। फिर अंतिम पायदान पे आता है कंट्रोलिंग या इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन, और कंट्रोलिंग का आप अर्थ जानते हैं नियंत्रण। यहां नियंत्रण शब्द क्यों काम में लिया गया, कंट्रोलिंग क्यों काम में लिया गया? इसका मतलब यह है कि जो लक्ष्य आपने पूर्व निर्धारित किए हैं, फिर उसके लिए आपने जो लीडिंग करी है, बच्चों को लीड कर रहे हैं, उन उद्देश्यों की तरफ आप उनको कंट्रोल कर पाए या नहीं कर पाए, अर्थात आप उन उद्देश्यों को हासिल कर पाए या नहीं कर पाए, इस बात को जांचना, परखना। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या दिया गया? इवैल्यूएशन। सो दिस स्टेप एंश्योर्स, ये स्टेप ये सुनिश्चित करता है दैट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेट थ्रू कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक। ठीक है, लगातार कंटिन्यूअस असेसमेंट और फीडबैक के माध्यम से आपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल कर लिया है, इस बात की जांच करना, इस चीज को सुनिश्चित करना इस स्टेप में होता है। टीचर्स यूज, और इसके लिए टीचर क्या करते हैं? टेस्ट, क्विजेज, असाइनमेंट्स एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस टू मेजर यानी मापना स्टूडेंट प्रोग्रेस। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को देखने के लिए, जांचने के लिए, मापने के लिए टीचर क्या करेगा? तरह तरह के जो
तरीके हैं उनका इस्तेमाल करेगा, जैसे टेस्ट है, क्विज़ेस है, असाइनमेंट्स है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो 4 स्टेप्स रहे, पहला प्लानिंग, ठीक है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा लीडिंग और चौथा कंट्रोलिंग या इवैल्यूएशन। इसमें जो सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग, उसके तहत आपका आता है कम्युनिकेशन। क्लियर? ये बात आप सुनिश्चित कर लीजिएगा, इससे सवाल आ सकता है। नाउ वी कम टू कम्युनिकेशन। अब हम पहुंचते हैं कम्युनिकेशन पर। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्री एक्टिव स्टेज दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। यहां पर जो हम 3 तरह की स्टेजेस देख रहे थे, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो इसमें जो प्री एक्टिव स्टेज है, जिसके 2 स्टेप्स बताए गए हैं, पहला प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग है। तो इसमें दूसरे नंबर पे जो ऑर्गेनाइजिंग आता है, उसके तहत आपका कम्युनिकेशन आता है, यानी कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड कोई सवाल घुमा फिरा करके कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। ठीक है, पहले शाब्दिक जो परिभाषा है उस पर हम बात करेंगे, फिर इसका कितना वृहद अर्थ है, ब्रॉड मीनिंग है, उसकी तरफ हम चलते हैं। कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। लैटिन भाषा का एक शब्द है कम्युनिकेयर, उस शब्द से कम्युनिकेशन शब्द जो है बना है, विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है टू शेयर या टू एक्सचेंज। ठीक है, टू शेयर या टू एक्सचेंज, शेयर करना या एक्सचेंज करना, क्या, अभी देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स एंड मैसेजेस विद अदर्स। यानी दूसरों के साथ में अपने, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको, आइडियाज को, फीलिंग्स को या मैसेजेस को शेयर करना या एक्सचेंज करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो कहलाती है कम्युनिकेशन। दिस कैन हैपन इन डिफरेंट वेज। दिस मीन्स कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कैन हैपन इन डिफरेंट वेज। कम्युनिकेशन कई तरह से हो सकता है, सच एज, जैसे कि स्पीकिंग, बोल करके हो सकता है, राइटिंग, लिख करके हो सकता है, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और इवन सिग्नल्स लाइक साउंड, लाइट और केमिकल्स। ठीक है, लिख करके, बोल करके, इशारों से, शरीर के हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से, ठीक है, ध्वनियों से, रोशनी से, यहां तक कि केमिकल्स से भी आप क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, साउंड, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा आपको। साउंड का मतलब आप किसी को इशारा करते हैं, ठीक है, कुछ सीटी मार करके या कोई और कोई इशारा। ठीक है, जैसे चुप रहने के लिए आपने क्या किया, दैट मीन्स इस साउंड का मतलब क्या हुआ, आप अगले को क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उसको। ठीक है, इसका मतलब आप उसको चुप कराना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें। कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। कम्युनिकेशन तभी सफल माना जाता है व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मैसेज सेंट बाय द सेंडर। जो सेंडर है, कम्युनिकेशन भेजने वाला, संदेश भेजने वाला व्यक्ति जो है, उसकी बात सुनने वाला व्यक्ति या रिसीवर जो है उसको समझ जाए, तभी वो कम्युनिकेशन सफल है, अदरवाइज नहीं है। नहीं तो बाहुबली फिल्म के अंदर जो अजीबोगरीब भाषा बोलने वाले जो लुटेरे जो हमला करते हैं उनके राज्य पर, ठीक है, वो अजीब सी भाषा बोलते हैं, वो किसी को समझ में नहीं आती। तो जब समझ में नहीं आती तो इसका मतलब उनका संदेश जो है, जो उन्होंने संप्रेषित किया है, कम्युनिकेट किया है, वो जब किसी को समझ में नहीं आया, दैट मीन्स वो सफल नहीं हुआ। वो संदेश किसी को समझ में तो आना चाहिए। तो जब तक रिसीवर को मैसेज समझ में नहीं आएगा, तब तक आपका कम्युनिकेशन सफल नहीं है। यही बात शिक्षण पर भी लागू होती है कि टीचर जो कुछ पढ़ा रहा है, जो कुछ समझा रहा है, वो यदि स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, तो उसके द्वारा कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हुए जो कुछ समझाया जा रहा है वो सफल नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ।
कम्युनिकेशन जिंदगी का एक जरूरी भाग है एंड इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ एजुकेशन, और इसको एजुकेशन का बैकबोन, एजुकेशन की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यानी बिना कम्युनिकेशन के एजुकेशन नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि लर्निंग यानी अधिगम यानी सीखना डिपेंड्स, निर्भर करता है ऑन क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिल्कुल सुस्पष्ट और प्रभावशाली कम्युनिकेशन के ऊपर ही लर्निंग डिपेंड करती है पूरी तरह से। इसीलिए कहा गया है कि कम्युनिकेशन जो है वो एजुकेशन का बैकबोन होता है। अब चलिए इसकी कुछ डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंसेस, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, opinions, sentiments, thoughts and feelings between a sender and a receiver through a mutually understood medium, whether verbal or non-verbal। इस संक्षिप्त से परिभाषा में कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई लगभग सारी चीजें इसमें समाहित हैं। एक एक करके इसको समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग जिसमें हम शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं क्या, एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को, आइडियाज, विचारों को, ओपिनियंस, हमारी राय को, सेंटिमेंट्स, भावनाओं को, थॉट्स, विचारों को, एंड फीलिंग्स को, बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन, देखिएगा सेंडर, सेंडर ने भेजने वाला, जिसको टेक्निकल भाषा में यहां पे क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सेंडर को क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। एंड अ रिसीवर, और जो सुनने वाला है, ग्रहण करने वाला है, ठीक है, रिसीव करने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के मध्य वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से विचारों को, इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, फीलिंग्स को आपस में एक्सचेंज किया जाता है या शेयर किया जाता है, ठीक है। कैसे, थ्रू अ म्यूचुअली अंडरस्टूड मीडियम, म्यूचुअली आपस में, अंडरस्टूड यानी जो समझ में आता हो, मीडियम ने माध्यम। मान लीजिए एक व्यक्ति को तो हिंदी आती है और दूसरे को इंग्लिश आती है, उसको हिंदी नहीं आती, जिसको हिंदी आती है उसको इंग्लिश नहीं आती। मुझे हिंदी आती है, ठीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसे मान लिया। सामने वाले व्यक्ति को इंग्लिश आ रही है, उसको हिंदी नहीं आती। अब हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो माध्यम है, मेरी तरफ से हिंदी माध्यम होगा, उसकी तरफ से इंग्लिश माध्यम होगा, तो ये म्यूचुअली अंडरस्टूड माध्यम नहीं हुआ, ठीक है। दोनों को हिंदी आए तो ये क्या है, म्यूचुअली अंडरस्टूड एक मीडियम हो गया। तो म्यूचुअली अंडरस्टूड मीडियम के माध्यम से जब आप अपने विचारों को आपस में शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वेदर वर्बल और नॉन वर्बल, चाहे शाब्दिक और अशाब्दिक कैसा भी हो कम्युनिकेशन, तब जाकर के वो सफल होता है। इसी संदर्भ में कम्युनिकेशन की जो सबसे चर्चित और सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है वो दी है एडगर डेल ने 1961 में। ऑफन रेफर्ड टू एज द न्यूटन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी। अक्सर एडगर डेल जो है इनको ऑडियो विजुअल एड और इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी जो है उसका न्यूटन भी कहा जाता है। इन महाशय ने कम्युनिकेशन को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है और ये परिभाषा आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आरपीसी ने खूब पूछे हैं, ठीक है। अगला जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के होंगे, वहाँ पर इससे जुड़े सवाल जो है मैं आपको जरूर बताऊँगा। तो ये क्या कहते हैं इसके बारे में सुनिएगा। द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी, इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी, है ना, कि आप आइडियाज और फीलिंग्स को क्या करते हैं, शेयर, लेकिन इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी, यानी वो म्यूचुअली अंडरस्टूड होना चाहिए। मुझे हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, मैं कुछ बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कम्युनिकेशन तो हो रहा है बट रिसीवर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन रिसीवर जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन सफल नहीं है।
तो उन्होंने क्या कहा कि कम्युनिकेशन वो होता है जहां पर रिसीवर और सेंडर जो हैं वो क्या करें, एक म्यूचुअली अंडरस्टूड मीडियम का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के साथ में आइडियाज और फीलिंग्स को शेयर करें। ठीक है, सो दिस डेफिनेशन एम्फसाइजेज, ये परिभाषा किस बात पर बल देती है, किस बात पर जोर देती है, द इंटरैक्टिव एंड रेसिप्रोकल नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, यानी इधर से इधर और इधर से इधर इंटरैक्टिव होना चाहिए, एंड रेसिप्रोकल नेचर होनी चाहिए इसकी, आपस में विचारों का आदान प्रदान, रेसिप्रोकल। ठीक है, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं वो समझ में भी आने चाहिए, एंड कनेक्शन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए ये है अपना सेंडर, मैसेज को भेजने वाला, इन्होंने कोई मैसेज डिलीवर किया रिसीवर को। ठीक है, मान लीजिए मीडियम इन्होंने रखा हिंदी भाषा में किया, इनको दोनों को हिंदी आती है, इन्होंने जो बात कही इनको समझ में आ गई, अब इन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, अब ये क्या हो गए, सेंडर, और ये क्या हो गए, रिसीवर। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है सफल होगा, कब, जब रिसीवर और सेंडर जो है वो दोनों ही एक दूसरे की बात को समझेंगे तब। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये जो सारी बातें अपन ने करी उनके आधार पे कुछ विशेषताएं जो है कम्युनिकेशन की हमारे सामने निकल करके आती हैं। क्या क्या आती हैं वो जरा देखिएगा। पहली बात तो ये टू वे प्रोसेस होती है। एक सफल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जिसमें ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरा सिर्फ सुने जा रहा है, नहीं, दोनों ही क्या करें, आपस में, ठीक है, कम्युनिकेट करें, दोनों ही रिसीवर और सेंडर दोनों बने। ठीक है, तो ये टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स बोथ अ सेंडर एंड अ रिसीवर। कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, सेंडर भी होना चाहिए और रिसीवर भी होना चाहिए, एंड इट इज कंप्लीट ओनली व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड्स और रिस्पॉन्ड्स टू द मैसेज। और कोई कम्युनिकेशन तभी सफल होता है जब रिसीवर क्या करेगा, अंडरस्टैंड्स और रिस्पॉन्ड्स टू द मैसेज, भेजे गए मैसेज को ग्रहण करके, ठीक है, उसको समझेगा और रिस्पॉन्ड करेगा, तभी वो सफल माना जाता है। दूसरी बात निकल करके आती है यहां पे, वो है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट जस्ट अबाउट शेयरिंग थॉट्स, मैसेजेस और इमोशंस, कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ आइडियाज को शेयर करना, मैसेज को, इमोशंस को शेयर करना नहीं है, बट ऑल्सो एंश्योरिंग दैट दे आर अंडरस्टूड। साथ में यह भी है कि वो समझ में आ रहा हो, तभी वो सफल माना जाएगा। तीसरा बिंदु, डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, कम्युनिकेशन के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। वो वर्बल भी हो सकता है, ठीक है, यानी बोल करके, नॉन वर्बल भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है, वर्बल एंड शाब्दिक, ठीक है, लिखित भी हो सकता है। वर्बल में स्पीकिंग और राइटिंग दोनों आ सकते हैं। नॉन वर्बल, अशाब्दिक, जिसमें आपके जेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम, माध्यम का होना बहुत ही जरूरी होता है। इट टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस चैनल्स, माध्यम, चैनल कह लीजिए, मीडियम कह लीजिए, ठीक है, एक ही बात है। सच एज स्पीच, बोल करके हो सकता है, राइटिंग, लिख करके हो सकता है, पिक्चर्स, तस्वीर के द्वारा हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हो सकता है, इशारे से हो सकता है, साउंड से हो सकता है। ठीक है, इन्वॉल्व्स ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस। कम्युनिकेशन में ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों शामिल हो सकते हैं। ह्यूमन का तो समझ में आता है, ये नॉन ह्यूमन का क्या फंडा है। अरे भाई, दरवाजे पे घंटी बजी, आप अंदर बैठे हैं घर में, ठीक है, मुख्य दरवाजे पे घंटी बजी है, तो दैट मीन्स क्या कम्युनिकेट हुआ आपको, ठीक है, मशीन है घंटी, उसमें आवाज आई, इसका मतलब समवन इज एट द डोर एंड हु वांट्स टू सी यू, जो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, ये संदेश आपको संप्रेषित हो गया, इट मीन्स कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। उधर मशीन ने कम्युनिकेट किया
कि दैट समवन इज एट द डोर एंड वांट्स टू टॉक टू यू, सो कम प्लीज। तो ये मैसेज क्या हो गया? डिलीवर। दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी विशेषताएं यहां निकल करके आती हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेशन के सिद्धांत क्या क्या हैं जो कि कम्युनिकेशन को सफल बनाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉलोज सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं टू एंश्योर दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एंड अंडरस्टूड करेक्टली, जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो भेजा गया मैसेज है वो डिलीवर हो गया और अच्छे से करेक्टली अंडरस्टूड भी हो गया है। इसके लिए पहला जो सिद्धांत है ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, इसका मतलब ये होता है कि द मैसेज शुड बी क्लियर, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मैसेज सुस्पष्ट होना चाहिए, क्लियर, सिंपल, सरल होना चाहिए एंड इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप क्या ना करें, इसके लिए आप अवॉइड जार्गन। जार्गन का मतलब किसी क्षेत्र विशेष की शब्दावली, जैसे मान लीजिए कोई वकील साहब हैं, ठीक है, तो उसकी शब्दावली अलग है। वो यदि कम्युनिकेशन में किसी अन्य व्यक्ति से जो कि वकालत के पेशे से नहीं है, उस व्यक्ति के सामने अपनी वकालत के पेशे की जो शब्दावलियां हैं उनको यदि काम में लेने लग जाए, या मान लीजिए कोई सीए है वो आपके सामने अपनी शब्दावलियों को काम में लेने लग जाए, तो फिर आप उस मैसेज को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को अपन कहते हैं जार्गन। तो जार्गन को अवॉइड कीजिए। एम्बिग्यूअस वर्ड्स, द्विअर्थी जो शब्द हैं उनको अवॉइड कीजिए। एंड और ओवरली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, अत्यधिक जटिल भाषा जो है उससे बचिए, आसान भाषा का प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया यहां पे कि वी विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल कन्वीनियंस। ठीक है, कोई व्यक्ति आपको क्या कह रहा है? वी विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल कन्वीनियंस। अब समझने में बड़ा जोर आ रहा है। इसी बात को ऐसे ना कह करके सरल तरीके से क्यों कहा जा सकता है? क्या कि वी विल रिस्पॉन्ड बाय टुमारो, कि हम कल तक आपको जवाब देंगे। ये बात समझ में आती है। लेकिन इसके बदले में कोई ये कहे वी विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल कन्वीनियंस, तो थोड़ा समझने में भाई जोर आता है। तो इस तरह की क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना किया जाए। मैसेज को क्लियर रखा जाए, सिंपल रखा जाए, इजी टू अंडरस्टैंड रखा जाए। दूसरा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ एडेक्वेसी। ठीक है, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन शुड प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, कि जिस टॉपिक से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो इन जानकारी है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, अपर्याप्त नहीं हो। ठीक है, और इररेलेवेंट नहीं हो, तभी वो क्या होगी? एडिक्वेट होगी। तो इनकम्प्लीट और वेग, वेग का मतलब अस्पष्ट, इनकम्प्लीट अधूरे और वेग यानी अस्पष्ट मैसेजेस कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यदि आप आधे अधूरे या वेग मैसेजेस, अस्पष्ट मैसेजेस भेजेंगे तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएं रहेंगी। इससे बचने के लिए आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सेंड करनी चाहिए और सफिशिएंट करनी चाहिए। तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन। द रिसीवर शुड बी एंगेज्ड, यानी जब आप मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसको जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो एंगेज हो एंड फोकस्ड ऑन द मैसेज, और उसका ध्यान उस मैसेज पर जाए। कुछ इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है। इसके लिए आप क्या करें? यूज एन इंटरेस्टिंग टोन, इंटरेस्टिंग टोन को काम में ले, विजुअल्स को भी आप काम में ले सकते हैं, और एग्जाम्पल्स या कोई उदाहरण ले सकते हैं टू होल्ड अटेंशन, जिससे रिसीवर का अटेंशन आपके मैसेज की तरफ रहे, ये बात करने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन हमें ये बात कहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्लासरूम के अंदर मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, अ टीचर यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स कीप्स स्टूडेंट्स एंगेज्ड।
यदि टीचर रियल लाइफ एग्जाम्पल से यदि क्लासरूम में काम मिलेगा तो स्टूडेंट्स एंगेज्ड रहेंगे और उनका अटेंशन जो है उसी चीज की तरफ रहेगा। तो कम्युनिकेशन करते समय ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन को। नंबर 4 पे आता है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन द सेंडर रिसीव्स अ रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। आपने क्या सेंड किया? कोई मैसेज। ठीक है, इन्होंने इसको समझा और समझ करके उसका कोई प्रत्युत्तर दिया, फीडबैक दिया। ठीक है, तब आपका ये जो मैसेज है, कम्युनिकेशन है, वो सफल माना जाएगा। ठीक है, तो फीडबैक एंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग। फीडबैक यदि आ रहा है इसका मतलब यह है कि आपका मैसेज जो है अगले को समझ में भी आया है। एंड हेल्प्स करेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और मान लीजिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी है तो उनको भी ये करेक्ट करेगा। कौन करेगा? फीडबैक। उदाहरण दिया है, एक मैनेजर आता है अपने एम्प्लॉइज के साथ सामने और आकर के पूछता है डज एवरीवन अंडरस्टैंड द प्लान, कि अभी मैंने जो प्लान बताया सबको समझ में आ गया। एंड रिसीविंग रिस्पॉन्सेज, और फिर उसके जो एम्प्लॉइज हैं उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो रिस्पॉन्स कब देंगे? जब उन्होंने बात को सुना, सुन करके समझा और समझ करके फिर वो उसको प्रत्युत्तर दे रहे, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो फीडबैक जो है बहुत ही जरूरी है। यहां रिस्पॉन्स का मतलब फीडबैक से है। क्लियर? फिर इसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस। द मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है। कम्युनिकेशन में जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स और डिटेल्स दैट में डाइल्यूट द मेन पॉइंट। मुख्य मुद्दे से भटकाने वाले शब्दों या जानकारियों को अवॉइड कीजिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ ये कहने के बजाय, क्या कहने के बजाय कि वी आर इन नीड ऑफ योर असिस्टेंस टू कंप्लीट द असाइंड टास्क इन ए टाइमली मैनर। लंबा चौड़ा लिख दिया आपने। ठीक है, इसके बजाय आप सिर्फ इतना कीजिए, प्लीज हेल्प अस कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, कि इस काम को समय पर पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। बस इतना कहिए, इतना लंबा चौड़ा और मुद्दों से भटकाने वाली भाषा का, शब्दों का प्रयोग ना कीजिए। फिर नंबर 6 पे आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। द मैसेज शुड अलाइन विद प्रीवियस कम्युनिकेशन। यानी अभी जो आप बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, किसी टॉपिक विशेष पर, उसी को आप आगे बढ़ाइए, उसी के अलाइनमेंट में आप आगे चलिए। ऐसे नहीं कि अचानक से आप किसी अन्य टॉपिक पर भटक जाए, ऐसा नहीं करना है। तो अलाइन विद प्रीवियस कम्युनिकेशन, जो पिछली कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड आप बात कीजिए। एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। क्लियर? तो इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट कंफ्यूजन एंड रिड्यूस क्रेडिबिलिटी। यदि आप क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंटली बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिस विषय पर बात करते हैं उससे भटक गए, तो इससे क्या होगा? क्रिएट कंफ्यूजन क्रिएट होगा और जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो क्या होगी? रिड्यूस, अर्थात कम हो जाएगी। ठीक है, नंबर 7 पे फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस। इसमें का मतलब ये होता है कि जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं शुड बी ग्रामेटिकली, फैक्चुअली एंड लॉजिकली एक्यूरेट। वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, फैक्चुअली भी सही होना चाहिए और लॉजिकली भी एक्यूरेट होना चाहिए।
ठीक है, तो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डैमेज क्रेडिबिलिटी। यदि आप इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बढ़ेंगे, और साथ ही साथ में जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसको भी नुकसान होगा। ठीक है। नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन। द सेंडर शुड कंसिडर, जो सेंडर है उसको पहले जान लेना चाहिए क्या, द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव, कि रिसीवर हमसे क्या चाहता है, बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस माहौल का बंदा है, कहाँ से निकल कर के आया, ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो उसके सामने उस तरह की शब्दावलियों को काम में लिया जाए। ठीक है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं एंड नीड्स, ठीक है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करी जाए, है ना। जैसे यूजिंग सिंपल लैंग्वेज व्हेन एक्सप्लेनिंग मेडिकल टर्म्स टू अ नॉन एक्सपर्ट। अब कोई नॉन एक्सपर्ट व्यक्ति बैठा है, नॉन मेडिकल फील्ड का व्यक्ति बैठा है, ठीक है, तो उसके सामने आप मेडिकल टर्म्स की यदि बात करें तो बहुत सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो उसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस, है ना, इसका मतलब है कम्युनिकेशन शुड बी डिलीवर्ड एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम इंपैक्ट। मैक्सिमम इंपैक्ट डालने के लिए मैसेज शुड बी डिलीवर्ड एट द राइट टाइम। कम्युनिकेशन राइट टाइम पर होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। डिले होने के बाद में कई बार उसकी जरूरत भी नहीं रहती है। डिलेड कम्युनिकेशन कैन लूज इट्स रेलेवेंस। जो देरी से किए गए कम्युनिकेशन है वो अपनी उपयोगिता, अपनी प्रासंगिकता जो है उसको खत्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अनाउंसिंग एन इवेंट आफ्टर इट हैज ऑलरेडी हैपेंड इज इनइफेक्टिव। अरे सीधी सी बात यूं है, शादी का कार्ड आपके पास तब आता है जब शादी हो चुकी होती है। अब उस कार्ड का, उस कम्युनिकेशन का क्या ही महत्व है, कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक वैसी बात है। तो प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस यही बात आपसे कहता है। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस आता है। एवरी कम्युनिकेशन शुड हैव ए क्लियर गोल और पर्पस। कम्युनिकेशन का कोई स्पष्ट उद्देश्य जरूर होना चाहिए। अननेसेसरी मैसेजेस वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज। अननेसेसरी मैसेज जो हैं वो क्या करते हैं, वो समय भी बर्बाद करते हैं और रिसोर्सेज को भी बर्बाद करते हैं, और एक चीज और, आपकी क्रेडिबिलिटी को भी खत्म करते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ प्रभावशाली तरीके से बोलना ही नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट लिसनिंग अटेंटिवली। ये सफल तभी होगा जब आपको गौर से सुना जा रहा हो, लिसनिंग अटेंटिवली। तो एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड बिल्ड्स ट्रस्ट। यदि एक्टिवली आपको सुना जा रहा है तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और आप पर विश्वास भी बढ़ेगा। ठीक है। जैसे ए डॉक्टर लिसनिंग केयरफुली, डॉक्टर साहब जो है बड़ी गौर से सुन रहे हैं टू अ पेशेंट्स सिम्टम्स। पेशेंट अपने लक्षण बता रहा है कि सुबह उठता हूं तो मेरा सर भारी रहता है, पाँव भी भारी रहता है, ये होता है वो होता है। डॉक्टर साहब बड़े गौर से सुन रहे हैं बिफोर डायग्नोसिंग। ठीक है, डायग्नोस करने से पहले डॉक्टर उसकी बातों को अच्छे से सुन रहा है, लिसनिंग अटेंटिवली। इससे कम्युनिकेशन क्या होगा, सफल होगा। तो डॉक्टर को अच्छे से उसकी बात और समस्या दोनों समझ में आएगी। फिर अंतिम जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर मीडियम सिलेक्शन। मीडियम जो है प्रॉपर होना चाहिए। चूजिंग द राइट मीडियम, सही मीडियम को काम में लीजिए। वो वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, डिजिटल मीडियम भी हो सकता है, नॉन वर्बल मीडियम भी हो सकता है। इज क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर मीडियम सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, एन अर्जेंट मैटर शुड बी कम्युनिकेटेड वाया फोन इंस्टेड ऑफ ईमेल। कि आपको अर्जेंट में क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो आप फोन का प्रयोग कीजिए, ईमेल का नहीं। ईमेल पता नहीं बंदा कब खोले,
आज खोले, शाम को खोले, आज खोले ही नहीं, कल खोले, परसों खोले, 2 महीने बाद खोले। तो अर्जेंट कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या करना था, प्रॉपर मीडियम फोन को चुनना था। क्लियर? तो प्रॉपर मीडियम सिलेक्शन को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के देखिए वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन इन मॉडल्स को हम मोटे तौर पे 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो मॉडल है वो कहलाता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें सेंडर तो होता है, रिसीवर भी होता है, लेकिन रिसीवर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फीडबैक नहीं आता, उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होती है। तो ये होता है वन वे कम्युनिकेशन, इसलिए ये कहलाता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा जो मॉडल होता है वो होता है इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें रिसीवर सेंडर यहां पर भी हैं, और जो रिसीवर है वो क्या करता है, कम्युनिकेट भी करता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन जो है रिसीवर की तरफ से जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो रिस्पॉन्स एट ए टाइम हो भी सकता है और नहीं भी, डिलेड रिस्पॉन्स भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। और तीसरा जो सबसे चर्चित प्रचलित है वो है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें बोथ पीपल कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। इसमें रिसीवर है और सेंडर है, दोनों सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट आपस में कर रहे हैं, बातचीत लगातार जारी है। सेंडर मैसेज को भेजता है और रिसीवर इसको ग्रहण करता है, अंडरस्टैंड करता है, तुरंत क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो ये क्या है, कम्युनिकेट एट द सेम टाइम है। इसको अपन ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। पहले हम विस्तार से जानकारी लेंगे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये ना एक मोटी मोटी फ्रेमवर्क जो है अपने दिमाग में बना करके रखिएगा, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज अ वन वे प्रोसेस वेयर अ मैसेज मूव्स फ्रॉम द सेंडर, सेंडर की तरफ से मैसेज जाता है, टू द रिसीवर विदाउट फीडबैक। लेकिन इसमें क्या नहीं आता, फीडबैक नहीं आता। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है रिसीवर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। रिसीवर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। रिसीवर जो है मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये वन वे प्रोसेस है। द मैसेज फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन, सेंडर की तरफ से मैसेज गया किसको, रिसीवर को। क्या गया भाई, मैसेज गया है। ठीक है, रिसीवर की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। नो फीडबैक, यानी कोई फीडबैक नहीं आ रहा है। द रिसीवर डज नॉट रिप्लाई और इंटरेक्ट। रिसीवर जो है कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। बैरियर्स, नॉइस, इसमें जो मुख्य बाधा हो सकती है वो क्या है, नॉइस। एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कैन अफेक्ट द मैसेजेस। मान लीजिए आप रेडियो पे कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग होते समय वहाँ पर नॉइस आ सकता है। ठीक है, तो इट में अफेक्ट द मैसेज। ये कुछ इस तरह से है, डायग्राम के तौर पे देखिएगा। सेंडर है, सेंडर के द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है किसको, रिसीवर को, और इसको अफेक्ट कौन कर सकता है, नॉइस। क्लियर, ये मॉडल है लीनियर मॉडल। इसके अंदर शैनन वीवर मॉडल है जो कि मोस्ट फेमस लीनियर मॉडल कहा गया है। ठीक है, ये इसका प्रमुख मॉडल है लीनियर मॉडल के अंदर। शैनन वीवर मॉडल 1949 में आया था। ठीक है, इसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे यहां पे। ठीक है, पहली स्टेप क्या है, इसमें आपको एक सेंडर मिलेगा जिसको आप सोर्स कहते हैं या सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। कौन होता है सेंडर, द पर्सन और सिस्टम दैट क्रिएट्स द मैसेज। वो व्यक्ति या वो सिस्टम जो मैसेज को क्रिएट करता है। ठीक है, फिर एनकोडर। एनकोडर क्या है, इट कन्वर्ट्स द मैसेजेस इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। मैसेज को एक स्वरूप में ढालना
जिसको कि ट्रांसमिट किया जा सके, संप्रेषित किया जा सके, भेजा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैसेज को स्पीच के रूप में ढालना, टेक्स्ट के रूप में ढालना, या सिग्नल के रूप में तैयार करना। यानी आपके सामने देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये शब्द MESSAGE, ये क्या है? ये अक्षर, ये क्या है? ये कोड्स हैं। ये क्या है? कोड हैं। तो इनको लिखने वाला, बनाने वाला क्या कहलाएगा? एनकोडर। और इनको लिखने की जो प्रोसेस है वो एनकोडिंग। क्लियर? क्या है? एनकोडिंग। क्लियर? तो सेंडर क्या करेगा? एनकोड करेगा। किसको? मैसेज को, कि मुझे किस में करना। अभी जैसे मैंने यहां पर एनकोड किया है मैसेज को, किसके अंदर? कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है? और उसमें भी टेक्स्ट के स्वरूप में मैसेज को एनकोड मैंने किया है। इसको आप क्या कर सकते हैं? स्पीच फॉर्म में ले सकते हैं, सिग्नल में ले सकते हैं। फिर चैनल, चैनल का मतलब माध्यम, मीडियम, थ्रू विच द मैसेज इज सेंट, जिसके माध्यम से मैसेज को भेजा जाएगा। कोई रेडियो है, टीवी है, फोन है, ईमेल है, ये माध्यम है जिसके माध्यम से भेजा जाएगा। तो चैनल को आप मीडियम भी कह सकते हैं। फिर नॉइस, ठीक है? एनी डिस्टर्बेंस, कोई भी तरह की वो डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट्स द मैसेज, जो मैसेज को बाधित कर सकती है। ठीक है? वो क्या है? नॉइस। बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है। ठीक है? अनक्लियर हैंडराइटिंग जो वो भी एक बाधा है, तो उसको भी अपन नॉइस की श्रेणी में डाल देंगे। जो बाधा है उसको नॉइस कहा गया यहां पे। फिर डिकोडर कन्वर्ट्स द मैसेज बैक इनटू ए फॉर्म द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड। डिकोडर का मतलब उस लिखे गए को या बोले गए को समझना, उसको क्या करना? समझना। तो वो क्या है? डिकोडर। फिर इसको समझा जाएगा किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा। द पर्सन हु गेट्स द मैसेज, रिसीवर कौन है? वो व्यक्ति जिसको संदेश मिला है, उसने उसको क्या किया? डिकोड किया है, अर्थात अंडरस्टैंड किया है, समझा है। ठीक है? मान लीजिए मेरे सामने कोई अनपढ़ व्यक्ति है और उसको मैंने अंग्रेजी में कुछ लिख करके भेज दिया, तो वो उसको समझ में नहीं आया, यानी उसको मैसेज को उसने क्या नहीं किया? डिकोड नहीं किया। ठीक? तो इसने 6 स्टेप्स बताइए शैनन और वीवर। एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर मॉडल इन रियल लाइफ। अब जो लीनियर मॉडल है उसको रियल लाइफ में एक बार आप समझिएगा। उसके उदाहरण देता हूं रियल लाइफ के। जैसे पहला उदाहरण, अ टीचर गिव्स अ लेक्चर। टीचर क्या देता है? लेक्चर देता है। आकर के यहां खड़े हो गए पोडियम पे और पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है? वाइल स्टूडेंट्स लिसन, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। बट डू नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन छात्रों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि टीचर सिर्फ क्या है? पढ़ा रहे हैं। वन वे कम्युनिकेशन है उनकी तरफ से। टीचर्स पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू स्पीक। स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है बीच में बोलने का। आप सिर्फ जो टीचर समझा रहे हैं उसको सुनिए और समझिए। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, अ न्यूज एंकर, समाचार वाचक, रीड्स द न्यूज, टीवी पर समाचार वाचक खबरें पढ़ते हैं। एंड व्यूअर्स लिसन विदाउट रिप्लाइंग, और आप टीवी पर उस न्यूज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्स थोड़ी दे रहे हैं उनको। ठीक है? यहां पर भी कम्युनिकेशन क्या है? वन वे है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट अ सॉन्ग, रेडियो पर कोई गाना आ रहा है, एंड लिसनर्स हियर इट, और सुनने वाले सुन रहे हैं, बट डू नॉट इंटरेक्ट, लेकिन वो कोई इंटरेक्ट तो नहीं करते, कोई प्रत्युत्तर थोड़ी देते। भाई साहब ये गाना ऐसे थोड़ी है ना, कोई इंटरेक्शन थोड़ी कर रहे हो आप। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये लीनियर कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है रियल लाइफ के। इन मॉडल्स की लिमिटेशंस क्या होती है? पहली, नो फीडबैक, आपको कोई फीडबैक नहीं मिलता। वन वे ओनली, ये वन वे होता है। अफेक्टेड बाई नॉइस, और इसको बाधित करने वाला, मैसेज को बाधित करने वाला क्या होता है? नॉइस। ठीक है? नॉइस के अंदर यदि रिटर्न मैसेज है तो उसमें तो नॉइस नहीं होता, लेकिन नॉइस एक प्रतीकात्मक शब्द है, तो वहां पर बैड हैंडराइटिंग जो है, जिसको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से मैसेज बाधित हो गया है, तो जो बैड हैंडराइटिंग इसका कारण बना है वो भी किसका पार्ट माना जाएगा? नॉइस का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक है? कंक्लूजन, लीनियर मॉडल इज यूजफुल फॉर मास कम्युनिकेशन।
लीनियर मॉडल किसके लिए उपयुक्त है? मास कम्युनिकेशन के लिए, जैसे रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर्स है। बट इट डज नॉट वर्क वेल फॉर कन्वर्सेशंस वेयर फीडबैक इज नीडेड। लेकिन ऐसा कोई कन्वर्सेशन जहां पर फीडबैक की भी आवश्यकता पड़ती हो, वहां पर ये यूजफुल नहीं है। अब प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं यहाँ पे कि जो लीनियर मॉडल है वो कौन सा निम्न में से? एक तरफ दे दिया टीवी, एक तरफ दे दिया कोई टीचर का एग्जाम्पल या कुछ और, है ना? तो आपको आइडेंटिफाई करना है, रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, ये लीनियर मॉडल होते हैं कम्युनिकेशन के। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा है इंटरेक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन होता है इसमें, अच्छी बात है। द इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस वेयर द सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज मैसेजेस विद फीडबैक, जहां पर सेंडर भी है, रिसीवर भी है। ठीक है, सेंडर है, रिसीवर है। सेंडर ने क्या भेजा? मैसेज भेजा, भाई साहब ने रिसीव किया, अंडरस्टैंड किया। ठीक है, फिर इन्होंने वापस रिप्लाई भेजा, फीडबैक। ये मैसेज क्या है? ये कहलाएगा आपका फीडबैक। तो यहां पर सेंडर और रिसीवर के बीच में फीडबैक जो है वो भी इन्वॉल्व हो गया। क्लियर? अनलाइक द लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल की तरह से नहीं, विच इज वन वे। लीनियर मॉडल जो कि वन वे है, द इंटरेक्टिव मॉडल अलाउज फॉर ए रिस्पॉन्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। ठीक है, ये अलाउ करता है इंटरेक्शन को और रिस्पॉन्स को, या फीडबैक को, या एक्शन को। ठीक। मुख्य विशेषता क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, फीडबैक इसमें इंपॉर्टेंट है, टेक्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इनटू अकाउंट। ये बात आपके समझने के लिए आगे। पास्ट नॉलेज, कल्चर एंड इमोशंस अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। यहां पर कम्युनिकेशन को प्रभावित कौन कर सकता है? जब सेंडर और रिसीवर के मध्य फीडबैक इन्वॉल्व हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? जो सेंडर है उसको रिसीवर का पास बैकग्राउंड क्या है, इसको पूर्व ज्ञान कितना है, इसकी कल्चर क्या है, इसकी इमोशंस क्या है, उनको ख्याल में रखते हुए कम्युनिकेट करना चाहिए। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपके सामने बिल्कुल एक पिछड़ी जाति का, बंजारा भील जाति का कोई विद्यार्थी बैठा है जिसको प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती है। ठीक है, और आप उसको हिंदी भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अर्थात पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और उसको बातें समझ में नहीं आ रही। आप भले वो रिस्पॉन्स आपको दे, ठीक है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है, जिसमें रिसीवर का और सेंडर का दोनों का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, कल्चरल पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि इत्यादि इत्यादि इसमें शामिल होती है, उनका ख्याल नहीं रखा गया है। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये कम्युनिकेशन को बाधित कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कुछ यूं समझिए, ये आपके क्या हैं? सेंडर, और ये आपके क्या हैं? रिसीवर। इनके माध्यम से इन्होंने क्या किया? किसी म्यूचुअली अंडरस्टूड मीडियम या चैनल का प्रयोग करते मैसेज को सेंड किया। ठीक है, अब इन्होंने अपने अनुभव, रिसीवर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यहां दे रखा है, इसको समझा, अंडरस्टैंड किया। ठीक है, इनकी पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए, ठीक है, इन सेंडर महाशय जो कि टीचर हैं, रिसीवर महाशय जो कि स्टूडेंट हैं, इनके कल्चरल बैकग्राउंड को, इनके शैक्षिक, सामाजिक, हर तरह के बैकग्राउंड को, पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मैसेज सेंड किया। इन भाई साहब को समझ में आ गया, किसकी वजह से? रिसीवर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। फिर उन्होंने क्या किया? इसका एक फीडबैक दिया, और अब ये खुद क्या बन गए? रिसीवर, और अब ये क्या बन गए? सेंडर। ठीक है, और सोर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और अपने अनुभव के आधार पे ये जो रिसीवर है, अभी जो टीचर हैं, इन्होंने समझ लिया हाँ ये टूटी फूटी भाषा, क्योंकि बंजारा विद्यार्थी है, टूटी फूटी हिंदी बोल रहा है, लेकिन इनका अनुभव इतना है टीचर का
कि उन्होंने उसको प्रॉपर जो मीनिंग है वो समझ लिया। क्लियर? तो वो मैसेज अंडरस्टूड हो गया। तो यहां पर फीडबैक जो है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन फीडबैक इंस्टेंटली मिलेगा ये कोई आवश्यक नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, ये इसकी क्या है? लिमिटेशन है, ये थोड़ा याद रखिएगा। अब इसी क्रम में जो आपके इंटरेक्टिव मॉडल हैं, एक और मॉडल भी है, और वो मॉडल है श्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 1954 में दिया गया था। विल्बर श्रैम इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। विल्बर श्रैम इसका पूरा नाम है, इन्होंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का जो आइडिया है इसको भी इंट्रोड्यूस किया था। इफ बोथ पीपल हैव कॉमन एक्सपीरियंसेस कम्युनिकेशन इज इजियर। इनका कहना है यदि सेंडर और रिसीवर जो दो लोग हैं इनका कॉमन एक्सपीरियंस हो तो कम्युनिकेशन क्या हो जाता है? बड़ा ही आसान हो जाता है। अभी जो मैं आपको थोड़ा पहले बता रहा था, इनका जो मॉडल है उसमें क्या क्या है? सेंडर है जो क्रिएट्स अ मैसेज, रिसीवर गेट्स द मैसेज एंड गिव्स फीडबैक, और तीसरा है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यानी कॉमन बैकग्राउंड। ठीक है, और ये कॉमन बैकग्राउंड क्या कर सकता है? आपकी मैसेज को समझने की क्षमता को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, अ टीचर एक्सप्लेन्स अ टॉपिक। टीचर क्या कर रहा है? टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अ स्टूडेंट लिसन्स, अंडरस्टैंड्स एंड आस्क अ क्वेश्चंस। ठीक है, टीचर ने क्या ध्यान रखा कि बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है? ये छोटे बच्चे हैं, इनको इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, इसलिए मैं बॉम्बास्टिक कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लैंग्वेज को काम में नहीं लूंगा, सरल भाषा को काम में लूंगा। उन्होंने लिया, और स्टूडेंट क्या किया? सुना, अंडरस्टैंड समझा एंड आस्क क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, इन्हें फीडबैक दिया। द टीचर आंसर्स द क्वेश्चन एंश्योरिंग क्लैरिटी, और क्लैरिटी को सुनिश्चित करने के लिए टीचर ने उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया। इफ द स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड ड्यू टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, अब मान लीजिए स्टूडेंट जो है टीचर के मैसेज को, उसकी बात को नहीं समझ पाए, किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कम है, उसको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती और टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है, लैक ऑफ बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज हो सकता है, किसको ज्ञान की कमी है, इस वजह से को कम समझ में आ रहा है। यदि ऐसा होता, मिसकम्युनिकेशन कैन हैपन, तो ये कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में बदल जाता। लेकिन टीचर ने चतुराई से काम लिया, उसने देखा कि इस स्टूडेंट का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, कितना है, उसके अनुसार उस लेवल पे उतरे और उन्होंने कम्युनिकेट किया और वो सफल हो गया। ठीक है, तो ये था श्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसको आप कुछ यूं समझ सकते हैं, यहां पर सेंडर है, इन्होंने क्या किया? दिमाग लगा लिया कि भाई साहब अपने जो स्टूडेंट हैं उनका औकात कितनी है, उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कितना है ना। और फिर उन्होंने क्या किया? एनकोड किया मैसेज को, अपनी जो बात है उसको सही एनकोडिंग किया, लिखित में या मौखिक में या सिग्नल में, कैसे भी वो एनकोडिंग है। ठीक है, फिर मैसेज को इनिशिएट किया गया, अर्थात भेजा गया, और बच्चे को बात समझ में आ गई, रिसीवर है ये बच्चा, इसको बात समझ में आ गई, डिकोड किया, इसका मीनिंग इसको समझ में आ गया। फिर उससे संबंधित उसने एक प्रश्न पूछा जिसको उसने एनकोड किया, एनकोड यानी बनाना। ठीक है, कोड भाषा में वो अक्षर भी हो सकता है, वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। और फिर अपना प्रश्न जो है मैसेज के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से टीचर की तरफ भेजा, टीचर ने उसको समझा, ठीक है, डिकोड किया, मीनिंग समझा और वापस उसको प्रत्युत्तर दिया। तो ये है आपका, ठीक है, मॉडल कौन सा? श्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है एक अलग फैक्टर इसमें जुड़ गया है कि सेंडर और रिसीवर को क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन को सफल बनाने के लिए एक दूसरे का जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि क्या है। ये आपका कोई पास्ट नॉलेज हो सकता है, कल्चर हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। जैसे मान लीजिए नेताजी भाषण दे रहे हैं, ठीक है, और जनता की भावनाओं को अच्छे से जानते हैं,
कि जनता से यदि मैं धर्म के विषय पे उनके खिलाफ जाकर के बोलूंगा तो जनता मेरा क्या हल करेगी पता ही है। इसलिए वो कभी भी क्या नहीं करते, उस तरह की बात नहीं करते, उस तरह की बात को कम्युनिकेट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जान लिया है कि ये जनता है, ये इमोशन, इनके इमोशंस जुड़े हुए हैं किसके साथ में, अपने धर्म के साथ में, और इससे जुड़ी हुई यदि मैं इनके खिलाफ कोई बात करूंगा तो वो मेरे लिए ठीक है नहीं है। ये ऐसा वो करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं फिर नेताजी वहाँ पे और अलग तरह की बातें करने लग जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इनका जान लिया है। तो सेंडर और रिसीवर को अपने कम्युनिकेशन को सफल बनाने के लिए एक दूसरे के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे फेमस जो मॉडल है उसकी बारी है, और वो है बेरलॉज SMCR मॉडल। 1996 में आया था, SMCR मॉडल इसको बोलते हैं। ये याद रखिएगा, प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि SMCR मॉडल किसका है, तो ये है बेरलो। पूरा नाम क्या है? डेविड बेरलो। फोकस ऑन 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, इन्होंने 4 मुख्य एलिमेंट्स पर फोकस किया। ये 4 एलिमेंट कौन से हैं? S, ठीक है, फिर M, फिर C और फिर R। S का मतलब सेंडर, यानी द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, जो संदेश भेजता है। फिर दूसरा मैसेज, यानी जो एक्चुअल कंटेंट, जो वर्ड्स हो सकते हैं, जेस्चर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है, सिग्नल्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर चैनल, जिस माध्यम का प्रयोग करके आप भेज रहे हैं, स्पोकन में, रिटन में, विजुअल्स में, माध्यम है। रिसीवर, द पर्सन हु गेट्स एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज, वो व्यक्ति जो मैसेज प्राप्त करता है उसको इंटरप्रेट करता है, समझता है। ठीक है, एग्जाम्पल पहला, अ टीवी होस्ट एक्सप्लेन्स द न्यूज। टीवी के ऊपर समाचार वाचिका जो है खबरें पढ़ रही है, अर्थात ये कौन है? सेंडर है। द न्यूज इज शोन थ्रू वॉइस एंड मैसेजेस, वॉइस एंड इमेजेस, और न्यूज जो है टीवी के ऊपर आवाज और चित्रों के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो ये क्या है? मैसेज ब्रॉडकास्ट थ्रू टीवी और ऑनलाइन। आप वो समाचार जो है टीवी पर या ऑनलाइन आप मोबाइल पर देख रहे हैं, तो वो टीवी और मोबाइल क्या है? चैनल है। इसी चैनल का एक और नाम यहां दे दिया जाता है, मीडियम। क्या है? मीडियम। व्यूअर्स, दर्शक, वॉच एंड अंडरस्टैंड, दर्शक उस खबर को सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं। ये दर्शक क्या है? यहाँ पे रिसीवर हैं। क्लियर? तो इसमें 4 एलिमेंट बताए हैं बेरलो का SMCR मॉडल। ठीक, इसको इस चार्ट से ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, बेरलोस SMCR मॉडल डायग्राम, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर आपका है सेंडर। क्या है? सेंडर। इस सेंडर को टेक्निकल भाषा में सोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोर्स। इसको सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आप कह सकते हैं। ये सेंडर क्या करेगा? एनकोडिंग करेगा अपने मैसेज को। मैसेज को क्या देगा? कोड देगा। ठीक, अर्थात उसको डेवलप करेगा। द सोर्स एनकोड्स द मैसेज। ठीक है, फिर मैसेज चलेगा यहां से। मैसेज, सेंडर्स मैसेज और इंफॉर्मेशन, सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज या इंफॉर्मेशन। फिर चैनल, अभी मैंने बताया आपको, ये कोई टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, ठीक है, ऑनलाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर रिसीवर, इसको सुनेगा या देखेगा और समझेगा। तो ये क्या है? S, M और ये आपका C और ये आपका R। ये आपका SMCR मॉडल है जो डेविड बेरलो ने दिया है, 1960 में दिया। ये पंक्ति ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह का। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ द इंटरेक्टिव मॉडल। अभी तक जो अपन इंटरेक्टिव मॉडल की बात कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन क्या है वो देखिए। फीडबैक इज नॉट इंस्टेंट। फीडबैक तुरंत नहीं आता, फीडबैक तुरंत नहीं आता है।
जब आप किसी व्यक्ति से लाइव बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति खड़े हैं, दो दोस्त खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, अशोक ने महेश से कुछ कहा, ठीक है, कि अशोक कुछ कह रहा है, यार महेश मैं जयपुर आ रहा हूं, ठीक है, और अपन वहां वहां घूमने चलेंगे। अब महेश बात को सुन लेता है, अब सुनकर के वो चुप थोड़ी रहेगा, वहां पर लाइव इंटरेक्शन रहेगा। अब महेश को जवाब देगा कि हाँ भाई चलो साथ चलते हैं और वहां अपन आमेर घूम के आएंगे, वहां घूम के आएंगे। तो ये क्या है, ये आपका इंटरेक्टिव मॉडल नहीं है, क्योंकि इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर जो रिप्लाई है, रिस्पॉन्स है, फीडबैक है, वो इंस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपका ईमेल हो सकता है, ईमेल इसका एक उदाहरण है कि आपने ईमेल भेज दिया या मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप पे, या सिंपल एक टेक्स्ट मैसेज आपने सेंड कर दिया, अगले व्यक्ति ने देखा और देख कर रिस्पॉन्स नहीं किया, ये भी हो सकता है। या अगले व्यक्ति ने लेट देखा और 2 घंटे बाद में मैसेज करता है, तो इसमें मैसेज इंस्टेंट नहीं होते, ये याद रखिएगा। तो फीडबैक इज नॉट इंस्टेंट, देयर कैन बी डिलेज, इसमें देरी हो सकती है। जैसे ईमेल्स इसका उदाहरण है, डज नॉट फुल्ली कैप्चर रियल टाइम कॉन्वर्सेशंस, इसमें रियल टाइम कॉन्वर्सेशन जब पूरी तरह से नहीं शामिल है। फेस टू फेस टॉक्स आर मोर डायनामिक, इसके बजाय फेस टू फेस हम किसी से बात करते हैं वो ज्यादा डायनेमिक होती है, ज्यादा गतिशील होती है। कंक्लूजन क्या है, इंटरेक्टिव मॉडल इज ग्रेट फॉर कम्युनिकेशन वेयर फीडबैक इज पॉसिबल, ठीक है, ये वहां अच्छा माना जाता है जहां पर फीडबैक संभव है, लेकिन फीडबैक आए ही ये कोई जरूरी नहीं है। आपके फोन के अंदर इतनी हजारों ईमेल्स पड़ी रहती हैं कि आप सभी को रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं। तो वो किसके एग्जाम्पल हैं, वो आपके इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ईमेल्स, ऑनलाइन डिस्कशंस, क्लासरूम लर्निंग भी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। टीचर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर 10 मिनट बाद में कोई छोरा हाथ ऊपर करता है, सर आप बात समझो को नहीं आई, वो थोड़ा बताओ, तो यार तूने कम्युनिकेशन डिले क्यों किया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका है, ये आपका इसी का है, क्लासरूम लर्निंग इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब तीसरे मॉडल की तरफ चलते हैं जिसको हम ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें बोथ पीपल कम्युनिकेट एट द सेम टाइम, इसमें फेस टू फेस टॉक है ये। द ट्रांजैक्शनल मॉडल व्यूज कम्युनिकेशन एज ए कंटिन्यूअस, पहली विशेषता क्या है, ये लगातार होता है, 2 वे प्रोसेस होता है, वेयर बोथ पीपल एक्ट एज सेंडर एंड रिसीवर एट द सेम टाइम, जहां पर कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व दोनों लोग जो हैं, ठीक है, एक ही वक्त पर सेंडर भी हैं और रिसीवर भी हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम। अनलाइक द लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल जो कि क्या है, 1 वे है, एंड इंटरेक्टिव मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल 2 वे है, लेकिन फीडबैक विद डिलेज, उसमें फीडबैक संभव है, फीडबैक आ भी सकता है और नहीं भी आता भी है तो विद डिलेज आता है, ठीक है। द ट्रांजैक्शनल मॉडल शोज दैट कम्युनिकेशन हैपन्स साइमल्टेनियसली इन रियल टाइम, ठीक है। इनकी तुलना में, इन दोनों की तुलना में जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है वो ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो रियल टाइम में घटित होता है, फेस टू फेस होता है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, इसका मतलब बोथ पीपल सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एट द सेम टाइम, एक ही वक्त के ऊपर दोनों व्यक्ति सेंडर और रिसीवर बनकर के एक दूसरे को मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैटर करता है। द एनवायरमेंट, कल्चर एंड इमोशंस अफेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें एनवायरमेंट है, कल्चर है, इमोशंस है, ये आपकी कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकते हैं। नॉन वर्बल क्यूज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो नॉन वर्बल जो क्यूज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो मायने रखते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड टोन इम्पैक्ट मीनिंग, ये आपके मीनिंग को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के मॉडल हो गए, लीनियर हो गया, ठीक है, उसके बाद में इंटरेक्टिव हो गया, और तीसरा आपका ट्रांजैक्शनल हो गया। तो इसमें जो नॉन वर्बल जो क्यूज हैं वो किसमें सबसे ज्यादा काम में आते हैं, वो आपके तीसरे वाले ट्रांजैक्शनल के अंदर काम में आते हैं। याद रखिएगा इस चीज को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कुछ इस तरह से है, यहां पर ये आपका सेंडर है, ठीक है, ये यहां से चलते हैं, थोड़ा उल्टा बनाया हुआ है।
सेंडर है, इन्होंने क्या किया, मैसेज को डेवलप किया, फिर चैनल का प्रयोग किया और चैनल के माध्यम से अपने मैसेज को भेजा। ठीक है, ये अपने हैं भाई साहब रिसीवर, इन्होंने इसको डिकोड किया, समझा, अंडरस्टैंड किया और फिर अपना जवाब तैयार किया, क्या बन करके, सेंडर बन करके, और फिर अपने मैसेज को तैयार किया, एनकोड किया और चैनल का प्रयोग करते हुए मैसेज भेजा। अब ये मैसेज क्या कहलाएगा, आपका फीडबैक कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स भी इसको कहते हैं और एक्शन भी आप इसको कहते हैं। फिर अब इस व्यक्ति ने, जो कि पहले सेंडर था, अब ये क्या बन गया, रिसीवर, इसने मैसेज को डिकोड किया, अंडरस्टैंड किया। इस तरह से ये जो प्रोसेस चलती रहती है, ये क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको याद रखना है। चलो जी आगे। अब इसी के अंदर बार्लैंड्स ट्रांसैक्शनल मॉडल है, 1970 में इन्होंने दिया। डीन बार्लैंड introduced the idea that communication is dynamic and influenced by context, social, cultural, psychological. डीन बार्लैंड है, इन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि कम्युनिकेशन जो है वो डायनेमिक होता है, गतिशील होता है, फेस टू फेस होता है, एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय, और इस कम्युनिकेशन को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख क्या है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब सोशल, कल्चरल या साइकोलॉजिकल, कैसा भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। इसमें स्टेप्स क्या बताए गए हैं, बोथ पीपल आर सेंडर्स एंड रिसीवर्स एट द सेम टाइम। इसमें कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व जो दोनों पक्ष हैं, वो दोनों ही सेंडर भी हैं और रिसीवर भी हैं एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि लाइव उनमें बातचीत चल रही है। मैसेजेस इंक्लूड, मैसेज में वर्ड्स भी हो सकते हैं, जेस्चर्स भी हो सकते हैं एंड फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, अर्थात वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग। कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को प्रभावित कर सकती है। कोई आपकी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मूड, सेटिंग, ये सारी चीजें इसको प्रभावित कर सकती हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, अ टीचर आस्क अ क्वेश्चन, टीचर स्टूडेंट से कोई सवाल पूछता है। A student nods, टीचर ने सवाल पूछा, बच्चा गर्दन हिलाता है। While thinking and then responds, ठीक है, ऐसे गर्दन हिला रहा है, तो ये गर्दन हिलाना भी क्या है, एक जेस्चर हो गया, ठीक है, जो इस बात को कम्युनिकेट करा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। एंड देन रिस्पॉन्ड्स, फिर वो उसका रिस्पॉन्स देता है। द टीचर नोटिसेस द नॉड, टीचर जो है, बच्चा ऐसे गर्दन हिला रहा था, ठीक है, समझ में आ गया, है ना, इस चीज को नोटिस करता है। एंड एडजस्ट द एक्सप्लेनेशन, और टीचर सोच लेता है यार अच्छा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो थोड़ा कुछ हैवी हो रहा है, थोड़ा लाइट करता हूँ उसको, कि बच्चे को थोड़ा देर से समझ में आ रहा है। ठीक है, फीडबैक। हियर बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट आर कम्युनिकेटिंग एट द सेम टाइम। टीचर और स्टूडेंट दोनों एक ही वक्त पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, टीचर कुछ बोल रहा है, हैवी हैवी बातें, बच्चा गर्दन हिला रहा है, जोर तो आ रहा है लेकिन समझ में आ रहा है, तो टीचर तुरंत ही समझ गया। यहां पर स्टूडेंट की तरफ से जो कम्युनिकेशन हुआ वो शाब्दिक नहीं, अशाब्दिक हुआ, उसे जेस्चर से हुआ, बॉडी लैंग्वेज को काम में लिया गया, लेकिन उसने अपना मीनिंग कन्वे कर दिया। ठीक है, यूजिंग वर्ड्स एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स, इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही माध्यमों को काम में लिया जाता है। लिमिटेशंस भी हैं इसकी कुछ, मोर कॉम्प्लेक्स, इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है ये कुछ ज्यादा जटिल होता है। ठीक है, अभी कॉन्टेक्स्ट की बात चली थी ना, उसकी बात करेंगे। हार्ड टू एनालाइज बिकॉज कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस, और इसको एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस लगातार चलता रहता है कम्युनिकेशन। ठीक है, आप स्टॉप नहीं करते, उसको लगातार चलता रहता है। डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट पीपल में इंटरप्रेट द सेम मैसेज डिफरेंटली। जैसे आपको किसी बात के लिए पूछा जाए हाँ या ना, आपको मुंह से जवाब नहीं देना है, आपको जवाब देना है गर्दन हिला करके, ये चीज तुम्हें पसंद है? ठीक है, हाँ,
ये चीज तुम्हें पसंद नहीं है, ना। गर्दन ऐसे लाया, इसका मतलब ना। गर्दन ऐसे लाया, इसका मतलब हाँ। लेकिन किसी और कल्चर में या किसी और सभ्यता में, या मान लीजिए अंग्रेजों में या अफ्रीकन लोगों में, हो सकता है कि ये उल्टा करते हो, कि वहां हाँ का मतलब तो क्या है, यो गर्दन लाना, ना का मतलब यो गर्दन नहीं लाना। तो ये उल्टा हो गया ना। अब मान लीजिए मैं किसी अफ्रीकन व्यक्ति से बात करूंगा, क्या तुम्हें चाय चाहिए, और अगले को बिल्कुल चाय पसंद है, चाय पीना चाहता है वो, ठीक है, लेकिन उसके यहाँ हाँ क्या होता है, यो। तो मैं क्या सोचूंगा, ये तो मना कर रहा है। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, मिस इंटरप्रेट हो गया, ठीक है। और मैं उसको चाय नहीं देता, जबकि उसको क्या चाहिए थी, चाय चाहिए थी, चाय पीनी है, और उसने कहा, वो तो कह रहा हाँ, क्योंकि उसके यहाँ कल्चर में इस तरह से गर्दन हिलाने का मतलब क्या है, हाँ। और मैं उसको क्या समझता हूँ कि ऐसे कोई गर्दन हिलाता है, इसका मतलब ना होती है, और मैं चाय वापस ले गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, मिस इंटरप्रेट हो गया। यानी कम्युनिकेशन को बाधित किया या प्रभावित किया किसने, कॉन्टेक्स्ट ने। तो डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांसैक्शनल मॉडल इज द मोस्ट रियलिस्टिक, सबसे ज्यादा रियलिस्टिक यदि कोई कम्युनिकेशन है तो वो कौन सा है, ट्रांसैक्शनल मॉडल है। बिकॉज क्योंकि इट शोज हाउ रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस हैपन, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन किस तरह से होते हैं, उस चीज को यही मॉडल सही तरीके से बताता है। इट एक्सप्लेन्स व्हाई टोन, जेस्चर्स एंड इमोशंस मैटर इन कम्युनिकेशन। कि टोन है, जेस्चर है, इमोशन है, वो कम्युनिकेशन में क्यों मायने रखते हैं, वो यहां पर बताया जाता है। जेस्चर का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ही, टोन का देख लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक वाक्य लिखता हूं, ठीक है, क्या बात है, ठीक है। अब देखिए मेरा टोन मैं थोड़ा चेंज करूंगा, क्या बात है, इसका मतलब मैं कोई सवाल पूछ रहा हूं, क्या बात है, सवाल है। थोड़ा टोन चेंज करता हूं, क्या बात है, इसका मतलब मैं गुस्सा हूं, और इसी बात को मैं ऐसे कहूं, क्या बात है, दैट मीन्स आश्चर्य, एक्सक्लेमेशन। तो सिर्फ ये जो मीनिंग चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ये टोन की वजह से हुआ, ठीक है। इसके लिए हालांकि आपके पास सिंबल्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ठीक है, फुल स्टॉप है आपके पास, पूर्ण विराम है, क्वेश्चन मार्क है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। लेकिन टोन जो है वो क्या करती है, इन्हीं का काम करती है। तो टोन जो है वो भी आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। टोन, जेस्चर, इमोशन सभी प्रभावित कर सकते हैं। अब ये तीन तरह के मॉडल्स हमने यहां पर देखे हैं। इन तीनों मॉडल्स में क्या क्या अंतर है उनको हम यहां जानते हैं। तीन तरह के मॉडल हैं। लीनियर मॉडल हो गया आपका, दूसरा आपका इंटरैक्टिव मॉडल हो गया, और तीसरा हो गया ट्रांसैक्शनल मॉडल हो गया। फीचर्स, पहली विशेषता क्या है वो देखिएगा जरा। डायरेक्शन, ये लीनियर मॉडल वन वे होता है, सेंडर के द्वारा मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है चैनल का यूज करते हुए, किसकी तरफ, रिसीवर की तरफ। रिसीवर डज नॉट रिस्पॉन्ड, इसलिए ये वन वे हो जाता है। इंटरैक्टिव मॉडल जो है टू वे है, ठीक है, विद फीडबैक है, लेकिन फीडबैक क्या होता है, इसमें डिले होता है, देरी से फीडबैक आता है। ट्रांसैक्शनल मॉडल जो है ये टू वे होता है, लेकिन साइमल्टेनियस चलता है, सेंडर रिसीवर दोनों की भूमिका एक दूसरे निभाते रहते हैं। फीडबैक की बात करें तो लीनियर मॉडल में कोई फीडबैक नहीं मिलता, इंटरैक्टिव मॉडल में मिलता है लेकिन ये डिलेड होता है। ट्रांसैक्शनल मॉडल में फीडबैक मिलता है, इंस्टेंट मिलता है, तुरंत मिलता है। हु सेंड्स द मैसेज, लीनियर मॉडल में मैसेज भेजने वाला केवल सेंडर होता है। इंटरैक्टिव मॉडल में सेंडर के द्वारा मैसेज भेजा जाता है, रिसीवर उसको ग्रहण करता है और कुछ समय बाद में उसका जवाब देता है। तो टेक्स टर्न्स यानी बारी बारी से जवाब देते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांसैक्शनल मॉडल में रियल टाइम कम्युनिकेशन चल रहा है, इसलिए बोथ एट द सेम टाइम, इसलिए मैसेज जो है दोनों ही तरफ से सेम टाइम भेजे जाते हैं। एग्जाम्पल,
लीनियर मॉडल का एग्जाम्पल टीवी न्यूज हो गया। टीवी पर खबर आप क्या करते हैं, समाचार वाचिका खबर आपको दे रही है अंजना ओम कश्यप, ठीक है, आप सुन रहे हैं, अब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, ठीक है। टीवी न्यूज इसका एग्जाम्पल हो गया। इंटरैक्टिव मॉडल का एग्जाम्पल ईमेल्स हो गया, याद रखना है इन एग्जाम्पल्स को, परीक्षा में पूछे जाएंगे। ट्रांसैक्शनल मॉडल जो है फेस टू फेस टॉक इसके अंदर होती है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको यहाँ इस टेबल के माध्यम से बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अब एक सिंपल कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें आपके सामने आती हैं उनको यहां पर देखिएगा, ठीक है। पहला सेंडर होता है, सेंडर का टेक्निकल नाम क्या है, सोर्स है। दूसरा, आप जो मैसेज भेजना चाहते हैं उसको एनकोड करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो कहलाता है एनकोडिंग। फिर तीसरा, ट्रांसमिशन, अर्थात उसको संप्रेषित करते हैं, सेंडिंग द मैसेज। और जिस माध्यम से आप भेजते हैं उसको मीडियम या चैनल कहा जाता है, अर्थात द वे द मैसेज इज सेंट, किस माध्यम का प्रयोग करके आप भेज रहे हैं, स्पीच का, राइटिंग का, विजुअल का, इत्यादि इत्यादि। रिसेप्शन या रिसीव, अर्थात ग्रहण करना, द रिसीवर गेट्स द मैसेज। फिर डिकोड यानी उसको समझना, है ना, रिसेप्शन का मतलब क्या है, समझना, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज। और अंतिम जो पायदान है उसको हम फीडबैक और एक और नाम देते हैं और वह है एक्शन, और इसी को आप एक और नाम भी दे सकते हैं और वह है रिस्पॉन्स, ठीक है। द रिसीवर रिस्पॉन्ड्स, रिसीवर क्या करता है, मैसेज को ग्रहण करता है, फिर समझता है, फिर रिस्पॉन्ड करता है, कंप्लीटिंग द कम्युनिकेशन लूप, और इस तरह से कम्युनिकेशन का जो लूप है उसको कंप्लीट करता है। तो इस चीज को हम फीडबैक या एक्शन के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, ठीक है। अभी अपन ने प्रिंसिपल्स देख लिए और मॉडल्स देख लिए, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोटे तौर पे कम्युनिकेशन होता है दो तरह का, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक और नॉन वर्बल का अर्थ होता है अशाब्दिक। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है यूजेस वर्ड्स, इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, वो शब्द जो है बोले भी जा सकते हैं और लिखे भी जा सकते हैं। इस आधार पे यहां दो तरह के कम्युनिकेशन हो जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। पहला वर्बल कम्युनिकेशन होता है ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें टॉकिंग, स्पीचेस, कॉन्वर्सेशंस इत्यादि इत्यादि शामिल होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, ठीक है, इत्यादि इत्यादि शामिल होते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, अशाब्दिक कम्युनिकेशन की। इसमें जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। इसमें शब्दों के बजाय हम क्या करते हैं, जेस्चर्स का प्रयोग करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का प्रयोग करते हैं, आई कॉन्टैक्ट का प्रयोग करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को काम में लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, सॉरी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसको हम आगे चल करके 9 भागों में बांट सकते हैं। 9 भाग कौन कौन से हैं, एक नजर डालिएगा। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से देखिएगा। पहला है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब क्या, बॉडी लैंग्वेज। इसमें आपके जेस्चर शामिल हैं, फेशियल एक्सप्रेशन शामिल हैं, बॉडी मूवमेंट शामिल हैं एंड पोस्चर शामिल हैं, ठीक है। तस्वीर में आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट यहां आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें जेस्चर्स भी हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, ये इसका कुछ अलग मतलब निकलेगा, इसका कुछ अलग मतलब निकलेगा, इसका कुछ अलग मतलब निकलेगा, ठीक है, इसका कुछ अलग मतलब निकलेगा, गर्दन हिला रहा हूं, इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, काइनेसिक्स में आती हैं। एग्जाम्पल दिया है, देख लीजिए। स्माइल कन्वेज फ्रेंडलीनेस, कोई व्यक्ति मुस्कुरा के बात कर रहा है तो इसमें क्या शो हो रहा है, फ्रेंडलीनेस। वाइल क्रॉस्ड आर्म्स में इंडिकेट डिफेंसिवनेस, क्रॉस्ड आर्म्स डिफेंसिवनेस,
को शो कर रहा है। तो ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज का जो टेक्निकल नाम है वो क्या है? काइनेसिक्स है, याद रखना है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉक्सिमिक्स, ये प्रॉक्सिमिक्स शब्द जो है ये बना हुआ है प्रॉक्सिमिटी से। प्रोनाउन और डिटरमिनर्स में, ग्रामर में, वहां पर भी अपन पढ़ते हैं प्रॉक्सिमल रेफरेंस। ठीक है, तो वहां पर ये अपन ने पढ़ा है पहले। तो प्रॉक्सिमिटी शब्द से बना है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं। आप लोग जैसे मोबाइल पे बात करते हैं, ठीक है, मोबाइल की आप स्क्रीन ऑन कर लिया, किसी को फोन लगा लिया, फिर जैसे ही आप फोन को अपने कानों से टच करते हैं, शरीर के पास लाते हैं, तो उसकी स्क्रीन जो है अपने आप ही बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपके मोबाइल में एक सेंसर लगा हुआ है, जिसको ये सिखाया गया है कि कोई शरीर का अंग पास में आता है तो आप स्क्रीन को बंद कर देना। उस सेंसर का नाम है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्या नाम है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये स्पेस से जुड़ा हुआ है, स्थान से जुड़ा हुआ है, प्लेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रॉक्सिमिटी है इसी से शब्द बना हुआ है प्रॉक्सिमिक्स, यानी रिलेटेड टू स्पेस। ठीक है, तो रेफर्स टू द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन पीपल वाइल कम्युनिकेटिंग। लोग जब बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है, उससे भी कम्युनिकेशन जो है उसका पता चलता है। उससे भी कम्युनिकेशन होता है कि कोई बिल्कुल किसी के लड़की के बिल्कुल पास खड़ा है, इसका मतलब बड़ा ही कुछ प्यार उमड़ रहा है। और पति पत्नी में लड़ाई हो रखी है, दोनों 4 कदम दूर खड़े हैं, पता चल रहा है कि उनके बीच में क्या लड़ाई हो रखी है ना। तो यहाँ पर ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, बिल्कुल नज़दीक हैं, इसका मतलब इंटीमेसी। ठीक है, लड़के ने लड़की पर या लड़की ने लड़के के ऊपर हाथ डाल रखा है, इसका मतलब इंटीमेसी उनके बीच में। ठीक है, इस तरह के पर्सनल स्पेस है ना। सोशल स्पेस में हम थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके खड़े होते हैं, तो ये सब क्या है? स्पेस। एग्जाम्पल देखिएगा, स्टैंडिंग टू क्लोज मे फील इंट्रूसिव। ठीक है, वाइल कीपिंग डिस्टेंस कैन इंडिकेट फॉर्मेलिटी। आप किसी से थोड़ा सा दूरी पे खड़े हैं, इसका मतलब औपचारिक रूप से आप उस बंदे के साथ में बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल पास में घुस करके खड़े हैं, इंटीमेसी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रॉक्सिमिक्स। तीसरा है हैप्टिक्स, टच कम्युनिकेशन इसको कह सकते हैं। द यूज ऑफ टच टू कन्वे मैसेजेस। ए हैंडशेक कैन सिग्निफाई कॉन्फिडेंस। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, शरीर टच किया आपने, तो इट मे शो कॉन्फिडेंस। वाइल ए पैट, आपने किसी के पीठ पे से थपथपाया। ऑन द बैक कैन एक्सप्रेस एनकरेजमेंट। तो ये क्या शो करता है? एक टीचर, एक बच्चा कुछ लिख रहा है, टीचर पीछे से आता है, पीठ थपथपाई, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ हैप्टिक्स। ठीक है, छूना और छू करके कम्युनिकेट करना, वो क्या है? हैप्टिक्स है। तो वहां बच्चे की पीठ थपथपाना, उसका अलग मतलब है। बिल्कुल आप हाथ मिलाते हैं बिल्कुल उदासीनता से, ढीले ढीले हाथों से, तो अगले को समझ में आ रहा है कि द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी। बिल्कुल गर्म जोशी से आपसे हाथ मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसका एक अलग मतलब निकलता है। तो हैप्टिक्स इज अ टच कम्युनिकेशन। फिर चौथे नंबर पे आता है ओक्यूलेसिक्स, आई कॉन्टैक्ट एंड आई बिहेवियर। आई कॉन्टैक्ट, ब्लिंकिंग, आंखें टिमटिमाना, एंड गेज, लगातार किसी को टकटकी लगा के देखना, प्ले ए रोल इन कम्युनिकेशन। इसका भी कम्युनिकेशन में बड़ा रोल होता है। ठीक है, एक लड़का एक लड़की की तरफ लगातार ऐसे बिल्कुल पलके झपकाए बिना देखे जा रहा है, तो लड़की समझ जाती है लट्टू हो गया। क्यों? क्या है? यह आई कॉन्टैक्ट है भाई, ओक्यूलिक्स का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट कैन इंडिकेट कॉन्फिडेंस। सीधे किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो, इसका मतलब कॉन्फिडेंस है। आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर रहे हो, इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, फिर आता है नंबर 5 पे वोकैलिक्स अर्थात पैरालैंग्वेज। द टोन, पिच, वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ स्पीच इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, हड़बड़ा रहे हैं, शब्द इधर उधर लड़खड़ा रहे हैं, इसका मतलब नो कॉन्फिडेंस। बिल्कुल अच्छे टोन में बात कर रहे हैं, शोइंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, एग्जाम्पल, अ लाउड वॉइस कैन एक्सप्रेस एंगर। जोर से बात कर रहे हैं तो गुस्सा,
ठीक है, while a soft voice may indicate calmness, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट संतुलित आवाज में बात कर रहे हैं तो ये कामनेस, शांत आपके सुर को दिखा रहा है। ये क्या है आपका वॉइस से रिलेटेड कम्युनिकेशन। फिर आपका आता है क्रोनोमिक्स, यूज ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजी से बना है शब्द। हाउ इंडिविजुअल्स परसीव एंड अंडरस्टैंड एंड यूज टाइम इन कम्युनिकेशन, कि लोग किस तरह से इंडिविजुअल्स परसीव एंड यूज टाइम इन कम्युनिकेशन, है ना। जैसे बीइंग पंक्चुअल, कोई व्यक्ति समय का पाबंद है। शोज प्रोफेशनलिज्म, कि आपने 9 बजे का टाइम दिया, शार्प 9 o'clock बंदा पहुंच गया, इसका मतलब प्रोफेशनल है। वाइल फ्रिक्वेंट डिलेज, आप अक्सर ही देरी से आते हैं, मे बी सीन एज डिसरिस्पेक्टफुल, तो इसको लोग जो है डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं। अपीयरेंस एंड आर्टिफैक्ट्स, इसमें आपके कपड़े पहनने का सलीका, हेयर स्टाइल, एक्सेसरीज एंड ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस, सर से लेके पांव तक आप कैसा नजर आते हैं। इन्फ्लुएंस परसेप्शंस, इससे लोगों की आपके प्रति धारणा, ठीक है, वो क्या होती है, प्रभावित होती है। एग्जाम्पल देखिए, अ फॉर्मल सूट कन्वेज प्रोफेशनलिज्म, आप फॉर्मल कोट पैंट पहन के गए हैं, नीचे स्पोर्ट्स के जूते नहीं है, वहां आपने फॉर्मल शूज ही पहन रखे हैं, ठीक है, फॉर्मल घड़ी पहन रखी है, ठीक है, वो बच्चों जैसी या और कोई फैंसी आइटम वाली नहीं पहन रखी, तो ये प्रोफेशनलिज्म शो करता है। वाइल कैजुअल वेयर, जबकि आप जींस टी शर्ट डाल के गए हैं, कैजुअल कपड़े पहन गए हैं, मे सजेस्ट इनफॉर्मेलिटी, तो इससे इनफॉर्मल होने का पता चलता है, अर्थात मैसेज कम्युनिकेट होता है इनफॉर्मल होने का। फिर होता है एनवायरमेंट एंड फिजिकल सेटिंग, द सराउंडिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन अ कम्युनिकेशन स्पेस अफेक्ट इंटरेक्शन, आसपास का माहौल, चीजें, ठीक है, ये भी आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस सजेस्ट एफिशिएंसी, इसको आप यूँ समझिए, ऐसे उदाहरण देता हूँ कि पति घर में घुसता है, देखता है चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और पत्नी जो है वो ऐसे मुंह तान करके देख रही है, बंदा समझ गया कि एनवायरनमेंट चारों तरफ का देख करके कि आज तो कुछ गड़बड़ हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, ये मैसेज को कम्युनिकेट कर देती हैं। एनवायरनमेंट भी ये काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की, बेस्ड ऑन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के आधार पर कम्युनिकेशन कितनी तरह का होता है, हम उसकी बात करते हैं। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन, ये 4 तरह के मोटे मोटे कम्युनिकेशन पाए जाते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या हो गया, टॉकिंग टू योरसेल्फ। इंट्रा का मतलब भीतर, खुद के भीतर, खुद से बात करना, तो टॉकिंग टू योरसेल्फ, खुद से बात करना, जैसे थिंकिंग है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, इंट्रोस्पेक्शन है, ये इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। फिर इंटर, इंटर यानी आपस में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये 2 व्यक्तियों के मध्य होता है, इसमें कॉन्वर्सेशंस हैं, इंटरव्यूज हैं, ये इसी के पार्ट होते हैं। फिर होता है ग्रुप कम्युनिकेशन अमंग ए स्मॉल ग्रुप, ठीक है, 5-6 लोग, 8-10 लोग इनके बीच में, तो इसके एग्जाम्पल हैं, मीटिंग्स हैं, कोई डिस्कशंस है कुछ लोगों का, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर होता है पब्लिक कम्युनिकेशन, जो लार्ज ऑडियंस के सामने होता है, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, रैली है, नेताजी भाषण दे रहे रैली में, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके पब्लिक कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, आगे चलते हैं इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैपन्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है व्हेन द मैसेज इज क्लियरली अंडरस्टूड, मैसेज अच्छे से समझ में आ जाए, एंड लीड्स टू द डिजायर्ड आउटकम, और जो इच्छित परिणाम हम चाहते हैं उस तक हम पहुंच जाएं, ठीक है, तभी मैसेज, तभी कम्युनिकेशन सफल माना जाता है। इट एंश्योर्स दैट, किसी कम्युनिकेशन की सफलता जो है सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखें। द मैसेज इज नॉट डिस्टोर्टेड, मैसेज विकृत नहीं हो, ठीक है, जो आप मीनिंग देना चाहते हो वही उसका मीनिंग अगले व्यक्ति तक पहुंचे। द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड रिस्पॉन्ड्स करेक्टली,
और यदि वो डिस्टॉर्टेड मैसेज नहीं है तो रिसीवर इसको अच्छे से इंटरप्रेट करेगा एंड रिस्पॉन्स करेक्टली और सही रिस्पॉन्स देगा। द इंटेंडेड इफेक्ट, जो इच्छित प्रभाव हम चाहते हैं, इज अचीव्ड एंड मेंटेन्ड, उसको हासिल किया जाए और मेंटेन रखा जाए, तभी एक कम्युनिकेशन प्रभावशाली बन सकता है। ठीक है, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, उस पर नजर डालिए। टू ब्रिंग चेंज, परिवर्तन लाना। ठीक है, किसमें? टीचर स्टूडेंट के नजरिए से देखिए, टीचर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों करेगा? बच्चों की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, उनको लर्निंग करवाने के लिए। ठीक है, दूसरा, टू एनकरेज एक्शन और फीडबैक। ठीक है, जो मैसेज कम्युनिकेशन के माध्यम से सेंड किया जाता है, उस मैसेज का रिप्लाई जो है, रिस्पॉन्स जो है, ठीक है, वो एक बच्चा दे दे, अर्थात फीडबैक दे दे, यही इसका उद्देश्य होता है। और फीडबैक का ही अगला नाम क्या है? एक्शन है, और इसी का ही नाम क्या है? रिस्पॉन्स है। ठीक है, टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, जो मैसेज डिलीवर किया गया है वो डीकोड हो जाए। क्या हो जाए? डीकोड हो जाए, अर्थात अंडरस्टैंड हो जाए, ये इसका उद्देश्य होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। टू शेयर इंफॉर्मेशन और आइडियाज, दोनों के बीच में, किसके? सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में आइडियाज और एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको आपस में आदान प्रदान होता रहे, इधर से इधर और इधर से उधर, तभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। यही उद्देश्य होते हैं किसी कम्युनिकेशन के। क्लियर? अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसमें बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां, ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस कहां कहां आ सकती है, जरा उन पर नजर डालिएगा। पहली, एनकोडिंग बैरियर्स। एनकोडिंग यानी मैसेज को क्रिएट करना। इश्यूज इन मैसेज क्रिएशन, मैसेज के क्रिएशन में कोई दिक्कत हो। ट्रांसमिटिंग बैरियर्स, ठीक है, मैसेज को संप्रेषित करने में कोई दिक्कत हो, यानी सेंडिंग द मैसेज। डिकोडिंग बैरियर्स यानी मैसेज को समझने में दिक्कत। रिस्पॉन्डिंग बैरियर्स यानी फीडबैक देने में दिक्कत। ये चार तरह की दिक्कतें जो है हो सकती हैं, इनको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। पहली है एनकोडिंग बैरियर्स, अर्थात इश्यूज इन मैसेज क्रिएशन। मैसेज क्रिएशन में कोई दिक्कत आए, कब आ सकती है? लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू द रिसीवर। जो अपना रिसीवर है, टीचर के लिए रिसीवर कौन है? स्टूडेंट है। ठीक है, नॉट कंसिडरिंग द ऑडियंस बैकग्राउंड, जो स्टूडेंट है उसका बैकग्राउंड टीचर ने नहीं जाना, उसको ध्यान में नहीं रखा। इमोशंस, उसकी भावनाएं क्या हैं, और अंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन। उसको यदि नहीं जाना तो फिर आप जो मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं बन पाएगा। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, इनएडिक्वेट लैंग्वेज स्किल्स, वोकैबलरी और आर्टिकुलेशन कैन मेक द मैसेज अनक्लियर। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी यदि आप में हो तो मैसेज क्रिएशन में दिक्कत आएगी। इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, जिस विषय पर आप बात करने वाले हैं उसका इनसफिशिएंट नॉलेज है आपको, तो दिक्कत आएगी। चौथा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अत्यधिक इंफॉर्मेशन ठूस ठूस के भरना, जैसे चौक के डिब्बे के अंदर इतनी सारी रुई को ठूस ठूस के भरना, उसकी तरह से यदि आप ओवरलोड करके आप बच्चे के सामने परोस रहे हैं तो मैसेज क्रिएशन में दिक्कत आनी ही आनी है। फिर इमोशनल इंटरफेरेंस, पर्सनल इमोशंस सच एज स्ट्रेस, आप तनाव में हैं, एंगर, गुस्से में हैं, एंग्जाइटी, चिंतित हैं आप, तो उस वक्त आप अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैसेज क्रिएशन में दिक्कत आएगी। तो ये सारी दिक्कतें किससे रिलेटेड हैं? एनकोडिंग बैरियर से ये जुड़े हुए हैं। फिर ट्रांसमिटिंग बैरियर्स, आपने मैसेज क्रिएट कर लिया, अब ट्रांसमिशन यानी संप्रेषण, उसको भेजने में आपको दिक्कत आ रही हो, जैसे फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, बैकग्राउंड नॉइस, मान लीजिए फोन पे बात कर रहे हैं या पब्लिक डोमेन में खड़े हैं, ठीक है, चारों तरफ भीड़ है, कुंभ के मेले में खड़े हैं, चारों तरफ भीड़ है, आवाजें आ रही हैं तो बैकग्राउंड नॉइस है। मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, यहां लाइट ऑफ हो जाए
तो पुअर लाइटिंग जो है कम्युनिकेशन को बाधित करेगी, और टेक्निकल इश्यूज कोई आ जाए कि मैं बोल रहा हूं लेकिन आपको मेरी आवाज नहीं सुन रही, टेक्निकल इश्यू आ जाए, ठीक है, तो ये सेंडिंग बैरियर्स हैं, ट्रांसमिटिंग बैरियर्स हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स डू नॉट मैच, शाब्दिक और अशाब्दिक जो सिग्नल है आपस में मैच नहीं करें, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, ठीक है। जैसे दो चाय मतला है, दो चाय ला, ऐसे कर रहा है, ऐसे दो चाय ला, अब आप कह रहे दो चाय ला, ऐसे करना चाहिए था, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, दो चाय ला, या दो चाय ला, दो चाय ला, ऐसे इशारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगला जो चाय बनाने वाला व्यक्ति है वो देख रहा है कि भाई साहब के सामने कोई आदमी आके बैठा है और मेरे को पहले ऐसे इशारा करके दो चाय ला और ऐसे इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं कि मैं चाय नहीं लाऊं। यहां पर देखिएगा दो चाय ला बोल रहा है, शब्द क्या है, लाना है, दो चाय लानी है, लेकिन इशारा क्या कर रहा है, नहीं का, ये इशारा क्या है, नहीं का। तो जहां पर शाब्दिक और अशाब्दिक सिग्नल जो है आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज की श्रेणी में आता है, कि आप जो संदेश संप्रेषित कर रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, ठीक है, तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। चैनल बैरियर्स हो सकता है, चूजिंग एन इनअप्रोप्रिएट मीडियम, जैसे सेंडिंग अ लॉन्ग टेक्स्ट इंस्टीड ऑफ ए कॉल फॉर अर्जेंट मैटर्स, को अर्जेंट मैटर है तो आपको तुरंत कॉल करना चाहिए, लेकिन आपने को 1.5 पन्ने का मैसेज लिख करके भेज दिया, तो कितना तो आपका लिखने में वक्त बर्बाद हुआ और कितना ही अगले को पढ़ने में हुआ। इससे बढ़िया तो फोन पे आप बात कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, चैनल बैरियर्स, ठीक है, इसको सारा बनाया अपना। लॉन्ग कम्युनिकेशन चेन्स, मैसेजेस पासिंग थ्रू मल्टीपल पीपल में बिकम अल्टर्ड और मिसअंडरस्टूड। मैंने बात इसको कही, इसने इसको कही, इसने इसको कही, ठीक है, बहुत सारे लोगों के माध्यम से होती गई वो बात, तो उसमें परिवर्तन संभव है। लोग अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा करके कर देंगे, और इससे तो कई सारे घर भी टूट जाते हैं भाई, है ना। तो ये है आपके ट्रांसमिटिंग बैरियर्स। फिर अपन बात करते हैं डिकोडिंग बैरियर्स। इसका मतलब मैसेज को अंडरस्टैंड करना, समझने से है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो मैसेज आपके पास आया आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, अरे बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा, फिर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो क्या ही समझ में आएगा उसको। इफ द रिसीवर इज नॉट इंटरेस्टेड दे मे इग्नोर और मिसअंडरस्टैंड द मैसेज, ठीक है, तो वो जो आप पढ़ा रहे हैं उसको या तो इग्नोर कर देंगे या उसको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। दूसरा, लिमिटेड नॉलेज, जो रिसीवर है जिस तरह की शब्दावली आप काम में ले रहे हैं उसका उतना ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो भी उसको मैसेज को कॉम्प्रहेंड करने में या समझने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, द रिसीवर में लैक, हो सकता है जब आप बात कर रहे थे रिसीवर ने ढंग से नहीं सुना या ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है, या उसको समझ में थोड़ा कम आता है, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, पर्सनल इमोशंस कैन क्लाउड जजमेंट एंड अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, कि आपको मैसेज तो मिल गया, आपने समझ भी लिया, लेकिन आपकी कुछ पर्सनल इमोशंस जो हैं वो आपके आड़े आ रहे हैं और उसकी वजह से आप जजमेंट सही नहीं ले पा रहे हैं। फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, एक्सटर्नल नॉइज, जब आप फोन पे सुन रहे हैं या किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, चारों तरफ शोर शराबा है, ठीक है, तो एक्सटर्नल नॉइस है। डिस्कंफर्ट है, हेल्थ इश्यू है, यार भाई सर दर्द कर रहा है, बंद कर दे यार, मैं नहीं देख सकता टीवी, ठीक है, सर दर्द कर रहा है, सर मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरे से तो नहीं पढ़ाई हो रही, ठीक है, तो ये फिजिकल इश्यूज जो है ये भी इसमें बाधा पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया आपके डिकोडिंग बैरियर्स। फिर आपका आता है रिस्पॉन्डिंग बैरियर्स, यानी फीडबैक देने में दिक्कत। इनएडिक्वेट फीडबैक, प्रोवाइडिंग अनक्लियर, अस्पष्ट और वेग यानी अस्पष्ट रिस्पॉन्सेज कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यदि आप जो फीडबैक दे रहे हैं वो अस्पष्ट है तो इससे भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगी वो। फिर अगला है लैक ऑफ फीडबैक और प्रोविजन, फीडबैक प्रोविजन। व्हेन नो रिस्पॉन्स इज गिवन, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, द सेंडर रिमेन्स अनश्योर, तो सेंडर अनिश्चित हो जाता है, अनश्योर हो जाता है इफ द मैसेज वाज अंडरस्टूड,
कि मैसेज जो समझ में आया है या नहीं आया। टीचर स्टूडेंट के नज़रिए से समझिए, टीचर समझाने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ठीक है। अब टीचर जो है उसको समझ नहीं आ रहा कि इनको ढंग से बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये क्या है, लैक ऑफ फीडबैक प्रोविजन। तो यहां पर आज के इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक बहुत सारी बातें जो हैं जान ली हैं, जिसमें इसकी शाब्दिक परिभाषा भी है, इसकी विस्तृत व्याख्या करी हुई परिभाषा भी शामिल है, टाइप्स भी शामिल हैं, फॉर्म्स भी शामिल हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन शामिल है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है वो भी शामिल है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दरमियान क्या क्या है दिक्कतें आ सकती हैं वो भी शामिल हैं, और कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं वो भी हमने इसमें शामिल किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगा, तब हम इसके क्वेश्चन जो हैं वो लेकर के आएंगे। थैंक यू।